अच्छा, आप को मैं एक इस तरह से समझाती हूँ कि एक स्टेटमेंट है, ठीक है? जैसे आपके सामने ये क्या लिखा हुआ है, P इज़ इक्वल टू 0.25, ठीक? इसका मतलब ये हुआ कि किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी 0.25 है। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो हमारी सोच है और हमारा ख़्याल है, जिसको हम प्रूव करना चाहते हैं कि हमारा ख़्याल कितना की ठीक है, कितना की गलत है, ठीक है? या मैं इस तरह कह सकती हूँ कि आपकी क्लास है और मैंने टेस्ट नहीं लिया अभी, इवन कि क्विज़ नहीं चेक किया। समझे, मैंने क्विज़ दिया आपको और क्विज़ देने के साथ ही मैं एस्टिमेट करती हूँ, मैं ज़हन में सोचती हूँ, कितने बच्चे हैं जिनके 5 नंबर आ जाएँगे, ठीक है? 5/5 आ जाएँगे, कितने बच्चे हैं? और मैं कहती हूँ चलो 50 में से मेरा ख़्याल है कि 15 तो आ ही जाएँगे। अब आप ये ना कहो नहीं, नहीं मिस हमारे तो 25 में आ जाएँगे। चलो अगर फ़र्ज़ किया 25 आ जाते हैं, 50 में से 25 बच्चों के मैं पहले से सोच रही हूँ, अंदाज़ा लगा रही हूँ। किस तरह अंदाज़ा लगा रही हूँ? आपकी क्लास परफ़ॉर्मेंस, आपका होमवर्क देखकर, आपकी फ़ीडबैक ये मैं किस तरह का दे रही हूँ, आपका रिस्पॉन्स इन द क्लास, ठीक है? ये सब चीज़ें ही मैटर करती हैं ना टीचर के लिए कि वो टीचर उस क्लास के बारे में अपना इंप्रेशन बना रही थी, ये क्लास कैसी है? उसकी बेस पे मैंने आपकी क्लास का एक इंप्रेशन बनाया कि 50% बच्चों के तो फुल मार्क्स आ जाएंगे, 100% यानी 5/5। तो अब मेरी ये जो स्टेटमेंट है, मेरी जो एजम्पशन है, इसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस, ठीक है? अब मैं करूंगी इसको टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है? अब हम एजम्पशन जो है, याद रखिए, हम जो बना रहे होते हैं वो एक बड़ी से पॉपुलेशन मैंने आपको बताया था ना क्या होता है, एक बड़ा ग्रुप, ठीक है, एक लार्जर ग्रुप। हम एक लार्जर ग्रुप जो है यानी BSCS का एक पूरा ग्रुप है जो पूरे लाहौर का है, ठीक है? अब पूरे लाहौर का ग्रुप जो है उसके बारे में अगर मैंने कोई स्टेटमेंट देनी है BSCS के स्टूडेंट्स के बारे में, लेकिन मेरे पास क्या है, एक छोटा सा सैंपल, सिर्फ LC के बच्चों का, ठीक है? तो अब मैं एक सैंपल नहीं लूंगी, या मैं अगर एक सैंपल ले रही हूँ तो हम इस सैंपल की बेस पे एक स्टेटमेंट को टेस्ट करेंगे, ठीक है? एक स्टेटमेंट को क्या करेंगे, टेस्ट। और वो स्टेटमेंट क्या है, वो कि एवरेज मार्क्स ऑफ दिस क्लास इज सॉरी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गेट 5/5 मार्क्स इज हाफ, 50%, यानी 50% मार्क्स, 50% बच्चे जो हैं वो 100% मार्क्स देते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको मैंने करना है टेस्ट। अब टेस्ट करूंगी किसकी बेस पे, इस सैंपल की बेस पे, ठीक है? इस सैंपल की बेस पे मैंने इसको टेस्ट कर दिया। लेकिन अगर ये टेस्ट करने के बाद मैं बताऊंगी भी कैसे टेस्ट किया, या तो वो स्टेटमेंट जिसको हम कह रहे हैं नल हाइपोथेसिस, ठीक है? पहले मैंने सिर्फ हाइपोथेसिस का, अब मैं कह रही हूँ नल हाइपोथेसिस, ठीक है? नल हाइपोथेसिस को H नॉट से डिनोट करते हैं और वो एक ऐसी स्टेटमेंट है जो हम टेस्ट करने जा रहे हैं। हम टेस्ट करेंगे सैंपल की बेस पे, लेकिन जो रिजल्ट निकलेगा उस रिजल्ट को हम जनरलाइज करेंगे पूरी पॉपुलेशन के लिए। हम कहेंगे कि पूरी BSCS के स्टूडेंट्स की यही एवरेज होगी। अब हम एक सैंपल ले लें या हम ज्यादा सैंपल ले लें, ठीक है? यानी कि स्कैटर्ड किस्म का ये 3-4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ कॉलेजेस हैं, कोई पंजाब यूनिवर्सिटी भी इसमें शामिल है, कोई प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, और इन सबको मैंने इनके छोटे छोटे ग्रुप्स में से 5-5 बच्चे हर एक में से लिए और इनको कंबाइन किया। मैंने यहाँ से इसको कंबाइन किया, इसको कंबाइन किया, तो 5 बच्चे अगर हर जगह से लिए तो कितने बच्चे हो गए इन चारों के, 5 हो गए, 1 2 3 4 5 कॉलेजेस को मैंने इन्वॉल्व किया और 5 कॉलेजेस के 5-5 बच्चे लिए, तो मेरे पास कितने बच्चे आ गए, 25 बच्चे आ गए। मैंने 25 बच्चों की बेस पे एक स्टेटमेंट को टेस्ट किया और उस स्टेटमेंट को कह रहे हैं H नॉट, और टेस्ट करने के बाद या तो वो स्टेटमेंट रिजेक्ट हो जाएगी या एक्सेप्ट हो जाएगी। और ये हमारा भी मैंने क्या टेस्ट स्टेटमेंट दी है, 0.25 दी थी, मैंने कहा है 50%, यानी कि proportion of getting full marks is 0.5, यानी 50% बच्चों के। तो अब इस स्टेटमेंट को जब मैं टेस्ट करूंगी, या तो ये स्टेटमेंट एक्सेप्ट हो जाएगी या ये स्टेटमेंट रिजेक्ट हो जाएगी। अगर ये स्टेटमेंट एक्सेप्ट हो गई तो हम इसको जनरलाइज कर देंगे इस पूरे ग्रुप के लिए कि पूरे ग्रुप पे ये इम्प्लीमेंट हो रहा है कि पूरे ग्रुप में जो परसेंटेज है वो 50% है। और अगर ये रिजेक्ट हो गया तो हम कहेंगे पूरे ग्रुप का जो परसेंटेज है 50% नहीं है बल्कि 50% से ज्यादा है या 50% से कम है।
अच्छा, अब मुझे बताएं आप लोग, इतनी सी मेरी जर्नल सी बात समझ आई? अभी मैंने कोई आपको ज्यादा डिटेल से टॉपिक वाइज नहीं पढ़ाया, एक जर्नल, एक एग्जाम्पल ली है और आपको समझाने की कोशिश की है कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस बेसिकली क्या है। समझ आई मेरी बात? यस मैम। ओके गुड। हम किसी पर अब हम किस किस को टेस्ट कर सकते हैं? ये पी को टेस्ट करें, यानी कि हम प्रोपोर्शन को टेस्ट करें कि प्रोपोर्शन इज 50%। हम ये मीन को भी टेस्ट कर सकते हैं, ये हम वेरिएंस को भी टेस्ट कर सकते हैं, ये हम कोरिलेशन को भी टेस्ट कर सकते हैं, जो कि हमने अभी पढ़ी नहीं है। यानी कि मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं, उनको टेस्ट करेंगे। याद रखिएगा कि एक बिगर ग्रुप जो है उसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन की जो न्यूमेरिक क्वांटिटीज हैं, ये हमने शुरू में शायद पहले लेक्चर में पढ़ा था या किसी लेक्चर में, कि पैरामीटर्स। पैरामीटर्स। ठीक है, इस पॉपुलेशन पे से जो बेस कर रही है इन पॉपुलेशन की वैल्यूज पे, उनको हम पैरामीटर्स कहते हैं। तो याद रखिए, हम जो भी स्टेटमेंट देंगे, जो भी हम हाइपोथेसिस लिखेंगे, जो भी कंक्लूजन निकलेगा, वो किसके बारे में निकलेगा? सॉरी, पैरामीटर्स का आर ही पता नहीं कैसा हो गया, ये पैरामीटर्स के बारे में होगा। ठीक है, यानी हमने टेस्टिंग भी पैरामीटर्स को करना है, उनको करना है, और जो जनरलाइज रिजल्ट निकलेगा वो भी पैरामीटर्स की बेस पे के बारे में निकलेगा। लेकिन अब आपको पता है ये छोटा जो ग्रुप है, इस छोटे ग्रुप को हम क्या कहते हैं? सैंपल। सैंपल। ठीक है, अब ये जो सैंपल है, इसके ऊपर जो बेस कर रहा है वो भी इन सब सैंपल के, तो वो जो वैल्यू है वो क्या कहलाती है? स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक। हाँ, एस नहीं लगाना, स्टैटिस्टिक। ठीक है, पैरामीटर के पैरेलल जो दूसरी न्यूमेरिकल क्वांटिटी है, विच इज बेस्ड ऑन ऑल द वैल्यूज ऑफ द सैंपल, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। यानी हम टेस्टिंग के अंदर जो यूज करेंगे वो किसको करेंगे? स्टैटिस्टिक को। और जो स्टेटमेंट हम रिजल्ट निकालने के बाद देंगे वो किसके बारे में देंगे? वो पॉपुलेशन के पैरामीटर के बारे में देंगे। ठीक है, you can say that parameters are going to be tested on the basis of statistic, and the journal statement is also obtained about the population parameter. ठीक है, तो statistics को यूज करना है सिर्फ, और स्टेटमेंट किसके बारे में फाइंड करनी है? पैरामीटर के बारे में। ठीक है, अब मैं सब कुछ यहाँ से अरेंज करती हूँ और हम थोड़ा सा इस बुक में पीछे की तरफ जाते हैं। ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का, इसमें एक पूरा सिनेरियो एग्जिस्ट कर रहा था। अब देखें, ये भी अच्छा, दो स्टेटमेंट्स हैं आपके पास। ठीक है, एक स्टेटमेंट वो है जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं। अगर हमारी स्टेटमेंट एक्सेप्ट हो गई तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ये भी हो सकता है हमारी स्टेटमेंट रिजेक्ट हो जाए। अगर हमारी स्टेटमेंट रिजेक्ट हो गई तो कुछ उसकी ऑल्टरनेट स्टेटमेंट होगी ना, जो एक्सेप्ट होगी। जैसे मैं कहूँ कि 10% स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 10% जो कोई प्रोपोर्शन गेट करते हैं, यानी उनका 10% रिजल्ट निकल रहा है। ठीक है, अगर ये 10% नहीं है तो हो सकता है 10% से ज्यादा हो। ठीक है, हो सकता है 10% से कम हो। ठीक है, अब दूसरी यहाँ भी देखिए, एज नॉट क्या है? हम कह रहे हैं डिफेंडेंट इज इनोसेंट, यानी कोई भी एक सिनेरियो है, उसमें कोई इशू हुआ होगा और कोई डिफेंड कर रहा है उसको, तो या तो वो मुजरिम है या फिर नहीं है, इनोसेंट है। तो दो ही स्टेटमेंट हो सकती है, या तो वो इनोसेंट होगा या फिर वो गिल्टी होगा। तो एक स्टेटमेंट जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट दूसरी स्टेटमेंट जो होती है उसको ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। यानी एज नॉट इज ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट विच इज to be accepted if null hypothesis is rejected। यानी अगर null hypothesis रिजेक्ट होता है तो हमारे पास एक स्टेटमेंट और होनी चाहिए जो कि बदले में एक्सेप्ट करनी पड़े। उसको हम टेस्ट नहीं करेंगे, वो एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। जैसे मैं आपसे कहूँगी जी, इस क्लास में या तो 50% बच्चे हैं जिनका 5/5 आएंगे, या फिर 50% नहीं है, तो यही दो बातें हो सकती है ना, या तो 50% आ जाएंगे या 50% नहीं आएंगे। नहीं आएंगे का मतलब है या तो 50% से ज्यादा हो जाएंगे या 50% से कम हो जाएंगे। तो दोनों सूरत में 50% तो ना हुए ना, तो हम कहेंगे या तो 50% है, ये एज नॉट हो गया, और एच वन क्या होगा? नॉट इक्वल टू 50%। इसका मतलब 50% नहीं आ रहा, कुछ भी हो सकता है कम ज्यादा। तो ये दो स्टेटमेंट्स हमें हमेशा लिखनी है, एक को हम नल हाइपोथेसिस कहेंगे और दूसरे को अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को नॉर्मली हम डिनोट करते हैं एच नॉट से, इसको जीरो नहीं कहेंगे, एच नॉट है।
ठीक है। और उसके बदले में जो दूसरी स्टेटमेंट है उसको हम H1 कहते हैं या HA भी कहते हैं। A स्टैंड फॉर ऑल्टरनेटिव, ठीक है। कुछ बुक्स में A लिखा होता है, कुछ में 1 लिखा होता है, तो दोनों ही ठीक है। अच्छा, तो ये दो एग्जांपल्स आपकी बुक में भी दी हुई है यहाँ पर। अब हम आगे देखते हैं कि और क्या है इसमें, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर गुजर गया, क्या है, टेस्टिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। ये स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस है। आम लैंग्वेज में हम उसको एक स्टेटमेंट कहते हैं या एजम्पशन भी कह सकते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिकली उस एजम्पशन को हम हाइपोथेसिस कहेंगे, ठीक है। और वो दो होंगे, नल एंड अल्टरनेटिव। अब उसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास कोई एक फॉर्मूला होना चाहिए, जिस फॉर्मूला में हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें तो हमें क्या मिल जाए, उसके रिजल्ट्स मिल जाए, ठीक है। उस फॉर्मूला को हम कह रहे हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक, ठीक है। वो किस पे बेस कर रहा है, अभी तक आपने देखा हमने नंबर 1 डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ी हैं। कौन सी डिस्ट्रीब्यूशंस, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस। कौन कौन सी डिस्क्रीट पढ़ी हैं डिस्ट्रीब्यूशंस, बोले। डिस्क्रीट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन है, नहीं है, नॉर्मल पढ़िए, नो डिस्क्रीट बताएं बेटा क्या होगा, बायनॉमियल बायनॉमियल, पता नहीं और क्या पॉइजन। हाँ, वो डिस्ट्रीब्यूशंस कौन सी हैं, ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, ठीक है। अब ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस के बाद हमने एक कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ी है, यानी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ वो नॉर्मल है, ठीक है। हम इसको कहते हैं कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। दो तरह की डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताई, एक डिस्क्रीट, दूसरी कंटीन्यूअस। तीसरी टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, या कंटीन्यूअस में लिखना चाह रही हूँ, बस मैं ऐसे एप्लीकेशन लिख देती हूँ कंटीन्यूअस और डॉट डाल देती हूँ। थर्ड जो हम देख रहे हैं वो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अभी मैंने आपको बनाया एक बड़ा सा ग्रुप है, उसको पॉपुलेशन कह रहे हैं, उसमें से छोटा सा सैंपल ड्रॉ किया, तो फिर जाहिर है जब सैंपल ड्रॉ किया तो कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब है आपने 3 तरह की डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ ली। डिस्क्रीट में आपने 2 टाइप्स की पढ़ ली, और उसके बाद फिर आपने नॉर्मल में एक पढ़ी, और अब हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में भी 3, मेरे ख्याल एक ही देखेंगे, एक ही देखेंगे, ठीक है। ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। असल में मेरा ना टच नहीं चल रहा लैपटॉप का, तो मुझे ये पेन से लिखना पड़ता है ना, तो इतना बुरा लगता है और इतनी देर लगती है। चले, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हम एक ही पढ़ते हैं अभी, दैट इज कॉल्ड टी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और वो टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपकी वो क्या है, ये स्टैटिस्टिक आपका क्या है, टी डिस्ट्रीब्यूशन को बेस कर रहा है। इसका यानी कि आप कह सकते हो कि फॉर्मूला जो है वो टी का फॉर्मूला होगा। The test statistics which we base our decision, यानी कि हमारा decision जो बेस करेगा x के बारे में, वो टेस्ट स्टैटिस्टिक के रिजल्ट पे बेस करेगा। अच्छा, उसके बाद इन्होंने कुछ और टर्म्स बताई हुई हैं, क्रिटिकल रीजन और कुछ और चीज़ें दी हुई हैं। अभी आपको मैं बता देती हूँ क्रिटिकल रीजन क्या होता है, ठीक है। अच्छा, मैं ब्रेक क्लियर करूँ, आगे हम चलते हैं थोड़ा सा। टेस्ट स्टैटिस्टिक, आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक का ना सिर्फ थोड़ा सा फॉर्मूला जो मैं अभी आपको बताऊंगी ना, वही जरा सा याद करना, बाकी हम इस बेसिस में काम करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ। अगर हमारी कोई स्टेटमेंट, फर्ज किया मैंने हाइपोथेसिस दिया कि आपके क्विज में कितने % मार्क्स आ रहे हैं, 50% बच्चों के मार्क्स आएंगे, कितने, 5/5। तो मैं किसको टेस्ट कर रही हूँ, p को इज इक्वल टू 0.5। जब मैंने टेस्टिंग प्रोसीजर पूरा अडॉप्ट कर लिया, याद रखिए टेस्टिंग प्रोसीजर के 6 स्टेप्स हैं, ठीक है, याद रखिएगा कितने स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स। वो 6 स्टेप्स पूरे फॉलो कर लिए, और आखिरी स्टेप जो है वो कंक्लूजन है। या तो वो कंक्लूजन ये हो सकता है कि मैंने इसको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है, और यहाँ फिर हो सकता है इसको रिजेक्ट कर लेना है। अगर मैंने इसको एक्सेप्ट किया, ठीक है, और एक्चुअल सिनेरियो भी जब मैंने उसको पूरा एनालाइज किया और वो बाकी 50% निकल आया, इसका मतलब है मैंने करेक्ट डिसीजन कर लिया, ठीक है। मैंने टेस्टिंग प्रोसीजर लिया सैंपल की बेस पे, पहले 5 टेस्ट चेक किए और उसमें देखा 6 टेस्ट चेक किए और बाकी 50% बच्चों के जो है वो नंबर आ गए, और उसकी बेस पे मैंने आपका टेस्टिंग प्रोसीजर फॉलो कर दिया और 6 स्टेप मुकम्मल कर दिए, और आखिर में जाके कह दिया जी 50% मार्क्स, फुल मार्क्स जो है 50% बच्चों के आ जाएंगे। अब मैंने स्टेटमेंट देने के बाद पूरी पॉपुलेशन को स्टडी किया और वाकई ये बात हो गई। इसका मतलब ये हुआ
मैंने कौन सा डिसीजन किया? करेक्ट डिसीजन। तो अगर एक नल हाइपोथेसिस ठीक हो और मैं इसको एक्सेप्ट कर लूं, इसका मतलब है मैंने डिसीजन में कोई गलती नहीं की, तो नो एरर। लेकिन अगर मैंने इस स्टेटमेंट को क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। जब मैंने पूरी पॉपुलेशन को स्टडी किया तो वो तो 0.5 निकला है परसेंटेज, तो मैंने क्या कर दिया? वो रॉन्ग डिसीजन कर लिया ना, मैंने तो स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दिया था। जब मैंने पूरी पॉपुलेशन को स्टडी किया और पता चला कि वाकई वो तो 50% निकला है, तो रॉन्ग डिसीजन हो गया। तो इसका मतलब है मुझसे एरर हुआ। ठीक है, तो दो तरह के एरर हो सकते हैं, एक को हम कहते हैं टाइप 1 एरर और एक को कहते हैं हम टाइप 2 एरर। ठीक है, टाइप 1 एरर वो होता है जब हम रिजेक्ट कर देते हैं किसी ऐसे नल हाइपोथेसिस को जो कि ठीक होता है। ठीक है, जैसे कि मैं भी आपको केस बता रही थी कि मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, और रिजेक्ट करने के बाद जब मैंने पूरी पॉपुलेशन को स्टडी किया तो मुझे पता चला कि मैंने तो रॉन्ग डिसीजन कर दिया है। ठीक है, यानी कि मैंने क्या किया था? इसको क्रॉस कर दिया, यानी कि मैंने कहा कि रिजेक्ट हो गया, जबकि ये ठीक थी बात। तो मैंने कौन सा एरर कर दिया? टाइप 1 एरर। ठीक है, यानी आप समझो एक ठीक चीज को रिजेक्ट कर देना टाइप 1 एरर है। और इसके उलट क्या बात होगी? एक गलत चीज को एक्सेप्ट कर लेना, ये भी तो एरर है। एक गलत चीज को मैं रिजेक्ट कर देती, ठीक चीज को एक्सेप्ट कर लेना, गलत चीज को रिजेक्ट कर देना, नो एरर। दोनों सिनेरियो क्या है? नो एरर। ठीक चीज को एक्सेप्ट कर लेना, गलत चीज को रिजेक्ट कर देना, नो एरर। एरर तब आता है कि अगर मैं ठीक चीज को रिजेक्ट कर दूं और गलत चीज को एक्सेप्ट कर दूं। तो ये टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर है। टाइप 1 क्या एरर था? कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं ऑल्दो इट वाज ट्रू। ठीक है, ये ठीक था, एक्सेप्टेबल होना चाहिए था, मैंने कर दिया गलती से इसको रिजेक्ट। तो ये कौन सा एरर हुआ? टाइप 1 एरर। और इसके उलट कौन सी बात है कि मैंने एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी और जबकि एक्चुअल में उसको एक्सेप्ट कर लिया, जबकि वो एक्चुअल में गलत थी। तो ये कौन सा एरर हो गया? टाइप 2 एरर। ठीक है, थोड़ा सा मैं नीचे करती हूँ बुक में ताकि हम इसको देख लें स्टेटमेंट को। आज हम थोड़ा थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी है, आपके सारे एमसीक्यूज ना इन्हीं में से आते हैं, इसलिए थ्योरी भी उतनी ही ज़रूरी है। आज मैं आप मुसलसल आपको ये चीज़ें पढ़ा रही हूँ। ठीक है, नॉन मैम जी बेटे बोले बोले। मैम मैम इस अभी आपने जो टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर बताया है उसमें हाँ ये है ना, टिक को क्रॉस कर दे तो टाइप 1 एरर और क्रॉस को टिक कर दे तो टाइप 2 एरर। हाँ, नहीं ऐसे नहीं कहते। जैसे मैं कहूँ कि आपकी क्लास में क्विज हुआ और मैंने कहा कि इस क्लास में 50% रिजल्ट आएगा, जबकि क्या था एक्चुअल में मैंने किया तो वो बाकी 50% वो 50% नहीं आया। ठीक है, अब मैंने वो गलत चीज थी ना, 50% नहीं आया और मैंने उसे एक्सेप्ट कर दिया था। ठीक है, अब जैसे मैं कहूँ एक मुजरिम आया और जज ने कहा जी ये मुजरिम नहीं आया, ये तो बिल्कुल ठीक है बंदा, जाए जी आप आजाद हैं। तो मैंने तो एक गिल्टी पर्सन को छुड़ा दिया, आजाद कर दिया, तो मैंने तो गलत एरर कर दिया ना। गिल्टी पर्सन को अगर मैं जेल में डाल देती तो करेक्ट हो जाना था। गिल्टी पर्सन को मैंने आजाद कर दिया, गलत चीज को मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये टाइप 2 एरर था। ठीक है, थोड़ा आप इसके एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे ना तो आपको जरा क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, ओके मैम, ओके मैम। अच्छा, ये टाइप 2 एरर क्या है कि नॉन रिजेक्शन का मतलब है एक्सेप्ट। ठीक है, नॉन रिजेक्शन का मतलब क्या है? एक्सेप्टेंस। तो ये मैं बात कह रही थी कि अगर हम एक गलत चीज को एक्सेप्ट करें, नॉन रिजेक्शन ये बात हो गई। ठीक है, कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं एक ऐसे हाइपोथेसिस को जो कि एक्चुअल में क्या है? फॉल्स है। तो मैंने क्या कर दिया? टाइप 2 एरर कर दिया। ठीक, अच्छा उसके बाद टाइप, हाँ अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, अभी हम प्रोबेबिलिटी को पढ़ रहे थे ना कि प्रोबेबिलिटीज, अगर हम कहें कि इनकी भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, तो मैं यहाँ लिखूं प्रोबेबिलिटी किसकी? टाइप 1 एरर। ठीक है, ऐसे। तो इसको डिनोट करते हैं एक ग्रीक लेटर अल्फा से। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर इज कॉल्ड अल्फा। और इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर, अगर मैं यहाँ पी साथ ही लिख दूँ, जगह नहीं भी है तो ऐसे लिख देती हूँ ओवरराइट करके, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी को भी एक ग्रीक लेटर से शो करेंगे, दैट इज कॉल्ड बीटा। ठीक है, बीटा इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर एंड अल्फा इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। बस ये दो आपको उनकी प्रोबेबिलिटीज अगर हम निकालें, क्योंकि हम एरर करने के चांस, अगर कोई बंदा कहे जी मुझे इस सिचुएशन का बड़ा अच्छा अंदाजा है
मैं तो गलत डिसीजन नहीं कर सकता, लेकिन हो सकता है कि 5% चांस है मैं गलत डिसीजन कर लूँ, तो वो 5% चांस है ना गलत डिसीजन करने के, तो वो क्या होगा, अल्फा बीटा, यानी कि प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम उसके गलत या सही डिसीजन के बारे में। ठीक है, ऐसे परसेंटेज में बात कर रहे होते हैं ना जब भी हम जनरली बात करते हैं, या आप कहो कि आप मेरी जगह शॉपिंग करके आ जाना, आपका लाया हुआ सूट मुझे पसंद आ जाएगा, 50% ही पसंद आ जाएगी, और अगर उसकी चॉइस आपकी चॉइस से मिलती है तो आपको जिस 80% है मुझे तुम्हारी चीज़ खरीदी हुई पसंद आ जाएगी, तो इसका मतलब ये हुआ आप परसेंटेज में बात कर रहे हो। ठीक है, और जब उसकी चीज़ खरीदी हुई वाकई आपको पसंद आ गई, इसका मतलब है कि ठीक डिसीजन हो गया। और लेकिन 20% तो आपने मार्जिन छोड़ दिया, आपने कहा 80% है मुझे पसंद आ जाएगा, जो 20% है वो पसंद नहीं आएगा, वो 20% जो है वो आपकी एरर है, वो अल्फा बीटा में से कोई एक होगा। ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटीज जो आप गलत डिसीजन की या गलत चॉइस की है वो आप अल्फा बीटा से उसको शो करोगे। ठीक है, हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं। ये एक टेबल है बड़ा इंपॉर्टेंट सा, आप देखिए मैंने भी मुसलसल यही कॉन्सेप्ट दिए हैं, अगर टेबल को गो थ्रू करें मेरे फोन सुन लो। जी सलामकुम वालेकुम। हाँ, और सब्जेक्ट क्या है बच्चों का, सब्जेक्ट क्या है इनका? हाँ, नहीं इनसे कहीं हॉस्टल अलाउ नहीं है, एजुकेशन के लिए भी नहीं, और बीएस की है एमएस की है। हाँ नहीं, एमएस के लिए रिसर्च के बच्चों के लिए हॉस्टल खुला है। ठीक है, ओके। अच्छा, तो ये आपने टेबल देख लिया, इसमें करेक्ट डिसीजन भी लिखे हुए हैं और रॉन्ग डिसीजन, और अल्फा बीटा में तो नहीं लिखा हुआ है, टाइप 1 टाइप 2 एरर लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखे, ये अल्फा बीटा लिखे हुए हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर, थोड़ा सा इसकी प्रोबेबिलिटी को भी ये बीटा से शो किया हुआ है। ठीक है, आपने मजीद भी देखना, बस इतनी से काफी, जितना मैंने आपको बताया कि अल्फा है और वो उसको बीटा कहते हैं। इसको छोड़ दिए, साइज सैंपल साइज में इसका रिलेशनशिप। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। ओके, आने दें। अच्छा, ये एक एग्जांपल थी, इसको भी छोड़ते हैं, इलस्ट्रेशन है आपके पास। अच्छा चलो, इसको भी रहने देते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ और उसको हम कर लेते हैं इसमें सॉल्व, इस पे एसपीएस पे एग्जांपल लिए गए, सॉरी चलो इसको छोड़ते हैं। पावर ऑफ टेस्ट, ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद करें, एमसीक्यूज ने ज्यादातर आती है। द पावर ऑफ टेस्ट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एज नॉट गिवन दैट अ स्पेसिफिक ऑल्टरनेटिव इज ट्रू। ठीक है, एच नॉट अगर गलत था तभी एच वन ठीक था ना, ऑल्टरनेटिव इज ट्रू का मतलब है एच वन ठीक है, तो एच नॉट क्या है, गलत है, और एक गलत चीज को रिजेक्ट कर दिया तो ठीक ही किया ना हमने। ठीक है, आप ये समझो, पावर ऑफ टेस्ट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस इफ नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स, यानी गलत चीज को हमने रिजेक्ट कर दिया, हमने बड़ा अच्छा किया, ये हमारा क्या है, पावर ऑफ टेस्ट। समझ आ गई मेरी बात? ठीक, और पावर ऑफ टेस्ट को किससे फाइंड आउट करते हैं, 1 माइनस बीटा से। ठीक है, ये पावर ऑफ यस मैम। टेस्ट, हाँ पावर ऑफ टेस्ट फॉर्मूला है। अच्छा, उसके बाद है नीचे वन टेल या टू टेल। मैम इसका मतलब था कि गलत चीज को रिजेक्ट किया। हाँ, तो ठीक था ना, हमने सही काम किया, हमें पता चल गया गलत है और हमने उसको कहा छोड़ दो, इसको गलत चीज है, इसको रिजेक्ट कर दो। ठीक है, जैसे मैंने कहा जी आपकी क्लास के 40% मार्क्स आने हैं, 40% बच्चे पास करेंगे इस टेस्ट में, तो एक्चुअल तो ऐसे नहीं है ना, बीएससीएस के बच्चे तो 40% सिर्फ पास और 60% फेल हो जाएं, और इसकी अब मैं फेल और पास की बात कर रही हूँ। तो एक गलत चीज थी, 40% पासिंग परसेंटेज है, और जब मैंने इसको टेस्टिंग प्रोसीजर से गुजारा और सारे स्टेप्स कर लिए और बाद में वो देखा कि वो वाकई वो गलत थी स्टेटमेंट, और मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो ठीक ही किया। जब मैंने इसमें से पूरी पॉपुलेशन को स्टडी किया तो मैंने देखा ये तो 80% बच्चे पास हो गए हैं, बल्कि शायद 100% ही पास हो गया, तो ये गलत स्टेटमेंट थी ना कि 40% सिर्फ पासिंग परसेंटेज है। तो और जब मैंने प्रोसीजर यस करने के मैम। बाद उस स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दिया, नो पासिंग परसेंटेज इज नॉट 40%, तो इसका मतलब मैंने ठीक डिसीजन कर लिया, दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ टेस्ट, गलत चीज को रिजेक्ट कर दिया।
ओके मैम। हाँ, वन टेल एंड टू टेल टेस्ट। मेरे ख्याल आज हम थ्योरी पढ़ेंगे, कुछ 4 मिनट रह गए हैं। आपने थ्योरी को अच्छी तरह से पढ़ लेना है और थ्योरी के एक लेक्चर्स भी आपको भेजूंगी, उसको भी देख लेना और फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में करेंगे इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, ये आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अच्छा, जो हमें पढ़े थे ना सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन टी की शक्ल, सॉरी जी, हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हमने किससे पढ़ा था, जी से पढ़ा था ना, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसी शेप बनती थी, ठीक है। ये नहीं कि आप समझो एक आपने पढ़ी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरी कौन सी पढ़ी आपने, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। दोनों की शेप क्या थी, बिल्कुल एक जैसी। और तीसरी हम पढ़ रहे हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसकी शेप भी मोर और लेस ऐसी है, यानी कि 3 डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इन तीनों की शेप जो है वो इसी तरह की बेल शेप है। टी डिस्ट्रीब्यूशन की टेल जरा हैवी होती है, यानी कि जरा देखो यहाँ से गैप ज्यादा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती तो वो जरा इसके क्लोज गुजरती, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना रही हूँ मैं ऐसे, उसकी पीक थोड़ी सी हाई होती है टी से और टेल्स थोड़ी सी नीचे, ये नॉर्मल है, ये कौन सी है, नॉर्मल या स्टैंडर्ड नॉर्मल। जबकि टी डिस्ट्रीब्यूशन की पीक नीचे है और टेल्स ऊपर है, तो इसकी टेल्स क्या है, हैवी टेल्स है, ठीक है। ये टी डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन शक्ल जो है वो बेल शेप की है। अब हम कहते हैं कि हमने इस डिस्ट्रीब्यूशन में एक लाइन ड्रॉ कर दी, हमने कहा इससे ऊपर ऊपर होगा, जो हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक करना है ना, इससे ऊपर ऊपर अगर रिजल्ट आया तो हमने एक्सेप्ट कर लेना है, और अगर इससे नीचे आया, यहाँ पर रिजल्ट आया, तो हमने क्या कर देना है, रिजेक्ट। इसका मतलब है ये हमारा जो ये पॉइंट था, दिस इज कॉल्ड द कट पॉइंट। इस कट पॉइंट से अगर ऊपर आपका आंसर आया, किसका, टेस्ट स्टैटिस्टिक का, ठीक है। टेस्ट स्टैटिस्टिक मैंने कहा था एक फॉर्मूला होता है, शायद अभी आपको समझना है, इंशाल्लाह हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। टेस्ट स्टैटिस्टिक हमने एक फॉर्मूला है, उसमें वैल्यूज लगाई, कैलकुलेट किया, फॉर्मूला ने आपको एक न्यूमेरिक वैल्यू दे दी। वो न्यूमेरिक वैल्यू या तो आपके इस कट पॉइंट के राइट साइड पे एग्जिस्ट करेगी या फिर इसके लेफ्ट साइड पे एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। एक मिनट बेटा जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का शुक्र। हाँ जी जी, मेरी अच्छा बच्चों, मेरा ख्याल टाइम भी थोड़ा सा रह गया, लाइबा जहीर इस टाइम एंटर हो रही हैं। अच्छा, मैंने कहा आपको इस कट पॉइंट से, फॉर एग्जांपल इस टी का आंसर आया 1.5, ठीक है, क्या आया इसका आंसर 1.5, और इस कट पॉइंट का आंसर है 2, ठीक है। कट पॉइंट क्या है 2। अब आपका ये 1.5 इस तरफ लाई करेगा, लेफ्ट साइड पर, ऐसे ही है ना। जब ये लेफ्ट साइड पर लाई करेगा तो फिर वो कौन से रीजन में चला गया, रिजेक्शन रीजन में। इस तरफ हमारा ये रिजेक्शन रीजन है, लेफ्ट साइड पे जब लाई करेगा, ठीक है। तो हमने क्या कर देना, उसको रिजेक्ट, और अगर यहाँ पर लाई करता तो हमने उसे एक्सेप्ट कर लेना था, एक्सेप्टेंस रीजन। अगर हमारी ये पूरी टेल एक तरफ आ गई तो इसे कहेंगे वन टेल टेस्ट, यानी कि पूरी टेल, ये कट पॉइंट एक ही है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन में कट पॉइंट दो जगह आ जाते हैं, यानी यहाँ पर और यहाँ पर एक वक्त में दो कट पॉइंट है, सिर्फ एक्सेप्टेंस रीजन कहाँ पर है, सेंटर में, और टेल्स दोनों तरफ क्या है, रिजेक्शन रीजन। अब इसका मतलब है कि हमारे पास टू टेल टेस्ट हो गया, कि रिजेक्शन रीजन दो तरफ एग्जिस्ट करता है। ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब हम कहते हैं कि इस क्लास का रिजल्ट 50% नहीं है। अब इसका मतलब है 50% से ज्यादा भी हो सकता है और 50% से कम भी हो सकता है, यानी कि H1 में लेस की जगह पर कौन सा साइन होगा, नॉट इक्वल का, ग्रेटर की जगह पर, लेस की जगह पर कौन सा साइन होगा, नॉट इक्वल का। इसका मतलब है टू टेल टेस्ट है। और अगर सिर्फ ग्रेटर का है तो राइट साइड पे आपको ये कट पॉइंट आ जाएगा,